नमस्कार बच्चों। तो बच्चों मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं त्रैमासिक के अकॉर्डिंग तैयार किया है। इसमें सारा त्रैमासिक का जो सिलेबस है वो मैंने कवर किया है। तो आप इसी नोट्स को पढ़कर त्रैमासिक में 80 में से 70-75 नंबर ला सकते हैं। और कभी किस्मत रही तो हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इसी से आ जाए। तो आप भी अच्छे से इस नोट्स को तैयार कर लीजिए और आप भी इसी प्रकार अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार यूट्यूब से या फिर मोबाइल से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो आप भी इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिएगा। और लगभग त्रैमासिक में आपका जो ये सिलेबस है मैंने इसमें कवर कर दिया है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं लेकिन इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें वो वाले क्वेश्चन ऐड कर दूँगी। तो चलते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके त्रैमासिक के लिए 6 माही के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 12 माही में भी आएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। लेकिन ये है कि सिलेबस जो है वो सिर्फ त्रैमासिक तक का ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक की परिभाषा लिखिए। बहुलक की परिभाषा, किसी श्रेणी का वह पद मूल्य जिसकी बारंबारता या आवृत्ति उस श्रेणी में सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। माध्यिका की गणना कैसे की जाती है? माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को उनके आकार के क्रम में रखना चाहिए। पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है और फिर माध्यिका का आकलन किया जाता है। सहसंबंध की परिभाषा लिखिए। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के मध्य सहविचलनता का विश्लेषण है। एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर में किस तरह परिवर्तन होता, इसे ही सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध के प्रकार लिखिए। सहसंबंध के प्रकार, दिशा के आधार पर सहसंबंध के प्रकार, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। चरों की संख्या के आधार पर सहसंबंध के प्रकार, सरल सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। अनुपात के आधार पर सहसंबंध के प्रकार, रेखीय सहसंबंध, आरेखीय सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की रक्षा के लिए तय की गई कीमत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ओर से उनकी उपज के लिए गारंटी मूल्य है। अतः किसी कृषि उपज जैसे गेहूं, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। न्यूनतम मूल्य भारत सरकार तय करती है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहते हैं? तो नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, जब कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है और नियमित रूप से अपने वेतन का भुगतान करता है तो उन्हें नियमित वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी में बैंकों के कर्मचारी, शिक्षक आदि आते हैं। बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता है तो वह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण को मानव जीवन में प्रभावित करने वाले सभी सजीव और निर्जीव और उनके प्रभाव के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सभी जीवित पक्षी शामिल है। निर्जीव या जैविक अजैविक तत्वों में जल, भूमि, सूरज की रोशनी, चट्टानें और हवा शामिल है। वैश्विक उष्णता क्या है? वैश्विक उष्णता का अर्थ, वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। यह मानव द्वारा वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधन के जलने, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के कारण होता है। मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटक के नाम लिखिए। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहा जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। सतत और विविक्त चर में अंतर लिखिए। जिस चर का मान मापा जा सकता है और वह असंख्य मानों का समूह ले सकता है उसे सतत चर कहते हैं, और जिन चरों का मान निश्चित होता है उन्हें विविक्त चर कहते हैं। विविक्त चर अचानक या पूर्णांकों में बढ़ते हैं। सतत चर का उदाहरण है शरीर का वजन और कक्षा के छात्रों की संख्या विविक्त चर का उदाहरण है। आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार, गुणात्मक
वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, कालिक और स्थानिक। गुणात्मक वर्गीकरण, जब वर्गीकरण गुणात्मक विशेषता के साथ किया जाता है जैसे कि सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीयता इत्यादि, तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण, जब वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तो इसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं, जैसे आयु, कद, उत्पादन, आय आदि। कालिक वर्गीकरण, जब वर्गीकरण समय के आधार पर होता है तो उसे कालिक वर्गीकरण कहते हैं, जैसे समय, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, वर्ष आदि। स्थानिक, तो जब कोई वर्गीकरण स्थान के आधार पर होता है तो उसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं, जैसे गांव, शहर, राष्ट्र आदि। औपनिवेशिक काल में संपत्ति के निष्कासन से क्या समझते हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रभाव इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, उसे आर्थिक निकास या धन निष्कासन कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाना, अंग्रेजी सरकार के हितों पर व्यय करना तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय। हरित क्रांति क्या है? इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा? हरित क्रांति से अभिप्राय देश के कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से आधुनिक तकनीक द्वारा कुल उत्पादकता में वृद्धि करना है। इन सुधारों के फलस्वरूप देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा और किस्मों में सुधार हुआ। हरित क्रांति से किसानों को निम्न प्रकार से लाभ पहुंचा। हरित क्रांति के कारण किसानों को आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। इससे किसानों को अच्छे किस्म के बीज, HYV, हाई यील्ड वैरायटी, खाद आदि का प्रयोग करने की प्रेरणा मिली। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ने फसलों को होने वाले किसी भी नुकसान को कम करने के लिए उर्वरकों, खरपतवारनाशी और कीटनाशक की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि की। आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? तो आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है, क्योंकि विविधीकरण इसलिए भी आवश्यक है ताकि जोखिम को कम किया जा सके तथा धारणीय स्तर प्राप्त किया जा सके। पूरी तरह कृषि पर भी निर्भर रहने से जोखिम अधिक होता है। सिर्फ कृषि से पूरे वर्ष कार्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कृषि में विविधीकरण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र से निर्धनता उन्मूलन के लिए भी विविधीकरण आवश्यक है। नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम क्यों होती है? तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है क्योंकि पुरुषों में शैक्षिक योग्यता का उच्च स्तर, नियमित वेतन नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा स्तर की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों में अधिक पाई जाती है। पुरुषों में कार्य जीवन के प्रति प्रतिबद्धता का स्तर अधिक होता है। स्त्रियों की दोहरी जिम्मेदारियां होती है। सामाजिक पूर्वाग्रह भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह माना जाता है कि कई नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती तथा पुरुष कर्मचारी उन्हें एक उच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते। विवाह के समय महिलाओं को अपना घर बदलना पड़ता है। संतान के जन्म के समय भी उन्हें एक समय अवधि के लिए नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है। बहुत सी महिलाएं संतान के लालन पालन के लिए श्रम बाजार से बाहर चली जाती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से होता है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे लोगों की आय होती है, जैसे रिक्शा चलाना। आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा में मापा जा सकता है। सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। सांख्यिकी के कार्य: सांख्यिकी जटिलताओं को सरलता प्रदान करने का कार्य करती है। सांख्यिकी अन्य विज्ञानों के नियमों के सत्यापन में सहायता प्रदान करती है। अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं। ये प्राय अति विशाल होते हैं। इन्हें संभालना कठिन होता है। इनसे सार्थक निष्कर्ष निकालने में काफ़ी समय व मेहनत लगती है। इन्हें सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज या चमत्कारी बीज क्या है? उच्च उपज देने वाली किस्म बीज से अभिप्राय ऐसे बीजों से है जो उत्पादन की अधिक पैदावार करने में सहायता करते हैं। ऐसे बीजों को चमत्कारी बीज भी कहते हैं। विपणित अधिशेष या विक्रय अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। आर्थिक नियोजन क्या है? राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो, साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, आर्थिक नियोजन कहलाता है। निजीकरण के उद्देश्य लिखो। निजीकरण के उद्देश्य:
वित्तीय स्थिति को सुधारना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भार को कम करना, धन को बढ़ाना, अच्छी वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, ये सब निजीकरण के उद्देश्य है। आंकड़ों के पाठ विषयक प्रस्तुति के कोई 2 दोष बताइए। आंकड़ों को समझने के लिए पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है और समय अधिक लगता है। आंकड़ों की सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के क्या लाभ है? पहला, सारणीयन से आंकड़े समझने में सहायता मिलती है। सारणीयन प्रस्तुति से समय की बचत होती है। सारणीयन कर लेने से अशुद्धियों की जांच करना सरल हो जाता है। सारणीयन से आंकड़े प्रभावशाली व आकर्षक लगते हैं। सारणीयन का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा आंकड़ों को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? प्रशुल्क घरेलू वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। इससे घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यह घरेलू उद्योगों को रक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण प्राधिकरण के निर्णय से जब विनिमय दर गिरावट आती है, जिससे एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, अतः निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं। इस तरह व्यापार संतुलन ठीक हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? IMF और विश्व बैंक के ऋण प्राप्ति के लिए और अन्य देशों के साथ मुफ्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश वैश्वीकृत होते विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता। प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हो चुका है, जो अभी हमने पीछे देख लिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए? प्रश्नावली एक अनुसंधान उपकरण है जिसमें उत्तरदाता से जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। प्रश्नावली को एक तरह के लिखित साक्षात्कार के रूप में माना जा सकता है। एक अच्छी प्रश्नावली में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, स्पष्ट उद्देश्य। श्रेष्ठ प्रश्नावली निर्माण के अनुसंधानकर्ता को अपना परिचय देकर उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। उचित एवं स्पष्ट निर्देश। प्रश्नावली को भरने के लिए जो निर्देश है वो उचित और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों की सीमित संख्या। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, किंतु प्रश्नों की संख्या इतनी भी कम ना हो कि पर्याप्त सूचना ही प्राप्त ना हो सके। सरल व स्पष्ट प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। आपत्ति रहित प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की आपत्ति हो। जैसे कि प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो उत्तरदाताओं के आत्मसम्मान, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके हो और उन्हें दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये मौलिक नहीं होते हैं, इनमें मौलिकता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, ये अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े अधिक सही होते हैं। द्वितीयक आंकड़ों की सूचनाएं प्राय पूर्णतः सत्य नहीं होती है। ये समंक कच्चे माल की भांति होते हैं। द्वितीयक समंक निर्मित माल की भांति होते हैं। प्राथमिक समंक के प्रयोग में सतर्कता आवश्यक नहीं होती है, जबकि द्वितीयक समंकों के प्रयोग में अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, परिश्रम अधिक लगता है और बुद्धि का प्रयोग अधिक करना पड़ता है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में समय का भी कम प्रयोग होता है, धन का भी कम प्रयोग होता है, परिश्रम भी कम करना पड़ता है और बुद्धि का प्रयोग भी कम करना पड़ता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे।